से कहा गया पीएम इन हिजाब चाहिए। अब महिला पीएम चाहिए, ये तो इस देश ने महिला प्रधानमंत्री देखी है, लेकिन ये हिजाब वाला ऑब्सेशन क्या और ये चुनाव के समय क्यों आता है? सुचारिता, जब हिजाबी पीएम या बुर्के वाली पीएम की बात होती है तो इसका साफ मतलब होता है कि वो मुसलमान महिला पीएम चाहिए जो उनके इशारे पे चलती हो, उनकी मानती हो। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि हमारी मुसलमान समाज से या कलमा गो एक महिला को हम पीएम देखना चाहते हैं तो वो मैं भी हो सकती हूँ और मेरे जैसी भारत की कोई भी मुस्लिम महिला बिल्कुल सही बात कह रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर मैंने बुर्का नहीं पहना है तो मैं पीएम नहीं बन सकती? और सबसे पहली बात तो जो बुर्के और हिजाब वाली पीएम की मांग करते हैं वो अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को जो बुर्के वाली हिजाब वाली है उनको प्रवक्ता, अध्यक्ष या कोई भी पद उन्होंने दिया है? आप उन्होंने टिकट दिए, एक महिला को टिकट दिया और वो बार बार ये मांग करते हैं कि हमें हिजाब और बुर्के वाली पीएम चाहिए। खुद तो वो महिलाओं को उतारेंगे नहीं, लेकिन देश से मांग करते हैं। आप पहले महिलाओं को उतारिए, फिर इलेक्टोरल अब मेजॉरिटी साबित कीजिए, उनको भेजिए संसद में, फिर कहीं जाकर आपकी पीएम बनेगी। ये कौन सा ख्वाब बेचते रहते? ये ख्वाब नहीं बेचते, ये अपनी मानसिकता बेचते हैं, अपना कंट्रोल बेचते हैं इस देश के ऊपर। ये अपनी मानसिकता बेचते हैं। पहले मैं रशीदी साहब के पास जाऊंगी। रशीदी साहब, हिजाब, पीएम इन हिजाब चाहिए, वहाँ हिजाब जलाए जा रहे हैं ईरान में, यहाँ पीएम इन हिजाब चाहिए अभी? देखिए, हिंदुस्तान के इस सेकुलर ढांचे में जो हमारा संविधान कहता है 3 चीजें होना जरूरी है पीएम बनने के लिए। हाँ। एक तो वो इंडियन हो, हिंदुस्तान की नागरिकता हो उसके पास, जी। पार्लियामेंट का मेंबर हो, हाँ। और उसके पास मेजोरिटी हो। ये 3 चीजें चाहिए। ठीक है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वो हिंदू ही होगा, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वो बुर्के वाली नहीं होगी या हिजाब वाली नहीं होगी। नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि बुर्के वाली नहीं होगी? नहीं लिखा। आपको बुर्के वाली संविधान बता रहा हूँ, मैं संविधान। आप ये भी तो कह सकते हैं कि मुसलमान पीएम चाहिए। नहीं, मुसलमान महिला पीएम बने, ये भी तो कह सकते हैं कि मुसलमान महिला पीएम बने। दिक्कत ये है, आप लोग सुनना भी नहीं चाहते, बात करना भी नहीं चाहते। सुन लीजिए ना, आफिया बीवी जो थी, चीफ जस्टिस रही हैं, फातिमा बीवी स्कार्फ में रही हैं, तमिलनाडु की गवर्नर बनी, स्कार्फ में रही हैं। हिंदुस्तान का संविधान तो कहीं डुलमुल नहीं हुआ। आज भी जजेस हैं स्कार्फ पहने हुए। फातिमा बीबी कहाँ हिजाब पहनती थी भाई? जब आपको पता ही नहीं, जब आपको पता ही नहीं है, अरे जब आपको पता ही नहीं, क्यों बोलते हैं आप? उनकी फोटो निकाली, आपको पता ही नहीं, निकल जाएगी। वो स्कार्फ में रहती थी, अभी गूगल से निकल जाएगी हिजाब की फोटो। वो देखिए, वो कह रही है मैं तो फैन थी उनकी, उन्होंने कभी नहीं। अच्छा ठीक है, बोलिए। सुचारिता, देखो ये असल में क्या है, एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक है सच्चा ज्ञान। ठीक है। कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेकर बैठते हैं, क्योंकि जी ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने जब वो तमिलनाडु की गवर्नर थी, जब भी स्कार्फ होता था उनके ऊपर, ये 101% मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कोई नहीं वो कर। दूसरी बात, अब सुनिए मेरी बात। आजकल थोड़ी मुश्किल है, अब सुनिए मेरी बात, पता लग जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा मैं ये कहता हूँ, अगर वो स्कार्फ पहने हुए प्राइम मिनिस्टर हो तो दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या ये है, हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 19, 25, 26, 27, 30 तक अब पढ़िए, मजहबी आजादी है। अगर कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत सुनिए, मैं बताता हूँ क्या बैन है। नहीं, दिक्कत क्या है? हम अभी भी हिजाब में रहना चाह रहे हैं, हम अभी भी चाह रहे हैं ईरान की बात कि महिला बने तो मुसलमान महिला पीएम बने, लेकिन हिजाब पहने रहे। आप डिबेट ईरान में कर रही हैं? भाई हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, इसीलिए हिजाब के बारे में बोल रही हूँ। महिला बैठी है आपके बगल में, हिजाब नहीं पहना है, मुसलमान महिला है और पीएम बनने की इच्छा रख सकती है। सबको आजादी है, यहाँ सबको आजादी है। मेरे घर में मेरी बेटी ना पहने, मेरी बीवी ना पहने, आजादी है। मैं एक सवाल, मैं भाटी जी के पास जाऊँ, फैज जी के पास जाऊँ, प्रदीप भंडारी जी को भी लीजिए, मैं उनके पास जाऊँ, उससे पहले जरा एक वोट कराती हूँ। मेरी जनता यहाँ जो बैठी है, जरा बताइए आप लोग कि इस देश में एक हिजाबी प्रधानमंत्री यानी महिला जो है वो हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बने, वोट से फाइनल हो जाएगा? नहीं होगा सर, सर्वे कभी नहीं होता, नहीं होता। एक मिनट, 56 इस्लामिक देश हैं यहाँ पर, और वहाँ पर आप हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते। इंडिया ही है आपके लिए, भारत ही है आपके लिए, क्या आप हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? पहले अपने घर में अपनी महिलाओं को हिजाब से बाहर तो निकालिए। ये बड़ी बात है, ये बड़ी जमाना है भाई साहब, ये बड़ी बात है। वो कह रहे घर की महिलाओं को हिजाब से बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। एक मिनट, अब मैं आ रही हूँ, एक बार बाकी मेहमान इनका जवाब तो दे दो। अरे दीजिए जवाब। देखिए, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान सुन लीजिए, सुनिए चुप हो गए। पाकिस्तान में एक ही चीज है कि वहां मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दुबई में एक ही चीज है कि मुसलमान बनेगा।
इस देश में हम इसलिए अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मुसलमान अरे भी बन रशीदी सकता है। साहब, वो ये कहाँ बोल रही है कि मुसलमान महिला, भी- वो ये यहाँ नहीं ऐसा कह रही नहीं है। मुसलमान महिला ना हिंदू बने, नहीं बन सकता, हिंदू ही बनेगा। वो ये नहीं यहाँ कह ऐसा रही है है, नहीं। वो ये नहीं कह रही है। यहाँ मैं बड़ी खबर मुसलमान भी भी बन बताऊंगी, बड़ी सकता खबर आ है रही है और हमारे बनेगा। पास। पार्टी ने आपको राज दिक्कत किया, क्या है? 70 साल नहीं, दिक्कत क्या है आपको? एक सेकंड, हाँ। 70 साल इन्हीं लोगों ने राज किया, इसलिए इन लोगों को मुसलमानों ने राज करने किया। की आदत पड़ गई है। अरे। वो सपोर्टिंग पार्टी थी इनकी, अच्छा। लेकिन महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ रही हैं, उनको देखिए, पढ़ाइए, एक सेकंड, लिखाइए। एक सेकंड। हिसाब में इंदिरा गांधी, ठीक है, एक मिनट में भाटी जी के पास राजीव जाती हूँ। गांधी, एक मिनट। मनमोहन सिंह, ये अरे भाई मुसलमान रशीदी थे जी, सारे। एक मिनट, एक मिनट। सारे मुसलमान उन्होंने थे। एक महिला क्या ने यहाँ मैडम आप सीधा लोग सवाल भी? पूछा भाटी जी, एक उन्होंने आंख से कहा कि देखते हो। मुसलमान महिला बने, कोई महिला बने, लेकिन हिजाब में प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा क्यों है? ये सिर्फ दाव चुनाव के समय आते हैं। मैं पर्दा प्रथा का घोर विरोधी हूँ। हाँ, ठीक है। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में बेटियों को पर्दे में नहीं रखना चाहिए। बेटियों को आज़ादी दो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। लेकिन सवाल ये डिबेट आपकी पर्दा प्रथा से हटके हिंदू मुस्लिम पे जा रही है। हाँ, हाँ। कोई भी मुसलमान प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख सकता है। बिल्कुल कोई रख दलित, सकता है। कोई आदिवासी, बिल्कुल रख कोई सकता पिछड़े है। समाज का व्यक्ति, कोई किसी भी समाज का व्यक्ति कोई रख भी। सकता है। हाँ, सही बात। जो आपका मूल विषय है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदाय, वो जो है हाँ। तुष्टीकरण, हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, तुष्टीकरण बढ़ता जा रहा है। हाँ, और सभी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक सिरे से, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। जब देश आज़ाद हुआ था, देश की 10 प्रमुख समस्याओं में हाँ। सांप्रदायिकता भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है। लेकिन ये शायद जिन्होंने भी ईमानदारी से देश का अध्ययन किया वो मानेंगे कि धीरे धीरे सरकारों ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि देश में सांप्रदायिकता भी कम हुई, जातिवाद भी कम हुआ, छुआछूत भी कम हुई, गरीबी भी दूर हुई, शिक्षा भी बढ़ी। लेकिन अब इस दौर में फिर सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, फिर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और हर चीज को उसी पर ले आया जाता है, हिंदू मुसलमान पर। ये जो ओवैसी साहब हैं और बीजेपी, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, एक हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा प्रदीप जी देता को भी लीजिए, है, हाँ। एक मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है। और दोनों सांप्रदायिकता गलत है। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे सांप्रदायिकता सबकी खराब होती है, लेकिन बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक से ज्यादा खतरनाक होती है। और जिस सांप्रदायिकता को सरकार संरक्षण दे वो विनाशकारी होती है। आज हो ये रहा है कि सरकार भी संरक्षण दे रही है। बरेली में क्या हुआ? नहीं, अच्छा भाटी जी, एक सवाल पूछूंगी आपसे। आपने बोला कि बीजेपी और ओवैसी साहब एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन आप शिवसेना पर नहीं बोलते हैं। उद्धव ठाकरे वाला गुट जब वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई मेयर बनेगा तो हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, वो भी मराठी मेयर और हिंदू मेयर की बात करते हैं। अब वो आपके साथी हैं तो उनका तुष्टीकरण आपको नजर नहीं आता है? शिवसेना का पहला जो दौर है हाँ। वो सांप्रदायिकता का दौर है। अच्छा, अब वाला नहीं है। अब वो सेकुलर हो गए हैं। ये कन्वीनियंस, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है भाई। वो साथी हो गए, वो साथी हो गए। मैं आखिरी बात कह दूं, आखिरी बात भाटी जी कह घिरे दूं। हैं आज घिरे हैं। देखिए, हाँ। देखिए, आखिरी बात कह अच्छा, दूं। अच्छा, बोल रहे हैं। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने और आरएसएस के नेताओं ने भी ये बयान दिए कि संविधान से सेकुलर शब्द हटना चाहिए और ठीक है। सेकुलर गलत है। आप बस ये पहचान कर लीजिए, इस देश में जो पार्टी सेकुलरिज्म की समर्थक हैं वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता नहीं करती, और जो सेकुलर जी को शब्द को लीजिए, हटाना मैं चाहती आ सवाल के हैं वो लिए सब सांप्रदायिक। प्रदीप, मैं आपसे पूछ रही हूँ। इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीएमसी में पोल आप जो बात कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं हिजाबी पीएम, तो आपके भी नेता बार बार कहते हैं हिंदू मेयर, हिंदू मेयर। शारदा जी, आपके इतने पॉपुलर शो पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण के नाम पे और तुष्टीकरण को सेक्युलरिज्म का नाम दिया था, जो 2014 के बाद बंद हो गया है। भाटी जी को यही चिढ़ है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाता है उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 0 दंगे होते हैं, जिसको ये सांप्रदायिक माहौल कहते हैं। असली सांप्रदायिक माहौल 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर दंगे में देखे था हमने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार धर्म देखकर जो है मुआवजा दे रही थी। इनकी असली सच्चाई और धार्मिक कट्टरता ये होती है। याद करिए, जब डिम्पल यादव, अखिलेश यादव एक मस्जिद के अंदर गए थे और जब डिम्पल यादव जी ने अपना चेहरा नहीं ढका था, तो मौलाना साजिद राजदी जो आपके पैनल पे है, यही कह रहे थे कि इस्लाम का विरोध है और ये इस्लाम के खिलाफ है। क्या सेक्युलर कहने वाले और लिबरल कहने वाले अखिलेश यादव ने एक शब्द बोला, या पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट भाटी जी ने एक शब्द बोला? तो जरा मुझे बता दें।
इनकी चिढ़ इस बात की है कि आज हिंदू समाज भी उतने प्रखर रूप से अपनी धार्मिक आजादी को प्रैक्टिस कर रहा है जितने रूप से मुस्लिम समाज प्रैक्टिस करता था। अब आपने बात करी कि भाई इनको हमसे चिढ़ क्या है। इनको हमसे चिढ़ यही है कि हम हिंदू और सनातन की भी उतनी बात करते हैं जितना किसी दूसरे धर्म की बात करते हैं। हम तो मुंबई के अंदर कोस्टल रोड बना रहे हैं, अटल सेतु बना रहे हैं, और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि जब हमारा विरोधी तुष्टीकरण कर रहा है, जब हमारा विरोधी धर्म के आधार पर सिर्फ और सिर्फ किसी को चुनना चाहता है, हटाना चाहता है, तो हम खुलकर बोलेंगे हम तुष्टीकरण के खिलाफ है। और तुष्टीकरण के खिलाफ बोलना ही हमारा मराठी हिंदू मेयर कहना है। परंतु क्या इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ है? नहीं, हमारी किसी भी पॉलिसी के अंदर नहीं प्रदीप, आप ये नहीं कह सकते। आपने जो आपके जो नेता हैं नीतीश राणे, वो जो बयान दे रहे हैं महाराष्ट्र में और बीएमसी चुनाव में, वो कहते हैं यहाँ पे सिर्फ जय श्री राम बोलने वाला ही चलेगा। इसका क्या मतलब है? क्या वो सिर्फ एक धर्म और एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं प्रदीप? नहीं, उनका ये कहने का मतलब नहीं है कि जय श्री राम बोलने वाले के साथ में कोई अगर मुसलमान अपने धर्म का नारा लगाना चाहता है तो नहीं लगा सकता। ये नहीं प्रदीप, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, वाला कोई लाठी चलाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है जय श्री राम बोलने वाला ही चलेगा। अब इसका मतलब ये क्या है? आप वीडियो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले राज ठाकरे का एक वीडियो सामने आया था। सुचारिता जी, आपने तो संजय राउत से पूछा था आपकी एनडीटीवी कॉन्क्लेव के अंदर, वो तो 10 मिनट के अंदर मुंबई को बंद करने की बात कर रहे थे, और यही राज ठाकरे कह रहे हैं कि हिंदू में देवी देवता नहीं होते। तो जब हमारा विरोधी हिंदुओं का इस तरीके से अपमान करेगा, जब समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम का अपमान करेगी, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है संवैधानिक कि हम हिंदू धर्म के व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल अभिव्यक्ति की आजादी की भी रिस्पेक्ट करें। और जो आज यहाँ पे हिजाब की बात करें, जरा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कहिए कि किसी मुस्लिम महिला को, हिजाब पहनने वाली महिला को अपना अध्यक्ष बना के बता दे। असदुद्दीन ओवैसी बड़ी बात कर रहे हैं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं आपके शो पे। क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने अलावा हिजाब पहनने वाली महिला को एआईएमएम का अध्यक्ष बना सकते हैं? क्या एमआईएम अपने किसी महिला हिजाबी महिला को अध्यक्ष बना सकती है? प्रदीप भंडारी सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मैं फैज खान साहब के पास जा रही हूँ। फैज खान साहब, भाटी जी आपके बगल में बैठे हैं। प्रदीप जी ने कहा जब डिंपल यादव गई थी मस्जिद, तो यहीं बैठे रशीदी जी ने कहा था कि उन्हें पर्दे में होना चाहिए था। अब पर्दे के खिलाफ कहने वाले भाटी जी पर्दे प्रथा के खिलाफ है, तब आपने कोई बयान नहीं दिया। रशीदी जी गलत कह रहे थे, सही कह रहे थे उस समय? मैं 20 से उठ जाता हूं, दोनों को आजू बाजू बैठाओ। नहीं, तो देखिए सीधी बात यह है कि पर्दे पर बोलने के लिए सियासी बयानबाजी अलग है, लेकिन जो सोच है वो अलग है। एक मिनट, डिबेट पर्दे पे है? नहीं, एक मिनट, पहले फैज साहब बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्लियर कट दिख रहा है कि केवल और केवल इसके पीछे राजनीति और कुछ नहीं। यदि आपको ग्राउंड रियलिटी पे काम करना चाहिए था तो उनके इस बयान का विरोध होना चाहिए था, और इसके अलावा इनको ऐसा बयान देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ऐसा कोई अभद्र ड्रेस में वो नहीं बैठी हुई थी। और महिला किसी भी पार्टी की सम्मान है, और पुरुष भी किसी भी पार्टी का हो उसका भी सम्मान है। ऐसा नहीं कि पुरुष है तो हम कुछ भी बोल दिए। अब देखिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, थोड़ा सा मैं मुस्लिम समाज में समाज सुधार चाहता हूँ, इसलिए मेरा बारंबार ये निवेदन है, पहले पॉलीगेमी खत्म होनी चाहिए। 4 विवाह जो करते हैं ना, वो खत्म होना चाहिए। इंस्टेंट सर आदरणीय डाटा बता, मेरे को 60 सेकंड बस डाटा बता दो। मुसलमान कितने हैं जिन्होंने 4 बीवी? पॉलीगेमी का कानून खत्म कर दो, जब कोई नहीं करता है तो ठीक है। अरे पहले डाटा बता दो। दिक्कत क्या है? हलाला की कुप्रथा आज भी जारी है। हलाला है, ठीक है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उनकी बात रख लीजिए। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मोदी जी ने खत्म किया। सुनिएगा, मैं बहुत कायदे की बात बोल रहा हूँ। इनका ओवैसी जी का कहना है यदि हम सत्ता में आए तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला कानून भी फिर से नाफिज कर देंगे। अब देखिए, हिजाबी प्रधानमंत्री बन गई, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का भी नियम है और 4 पत्नी का भी नियम है। अब प्राइम मिनिस्टर आवास में हिजाबी प्राइम मिनिस्टर है, उसके पति का मन करेगा 4 शादी का है, दूसरी कर लिया, तीसरी कर लिया, चौथी कर लिया। प्रधानमंत्री आवास में 3-3 और पत्नी उसकी आ गई। अब उसका मन यह करेगा, क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी है, लिसन टू मी, कि अपनी पहली वाली प्राइम मिनिस्टर पत्नी को तलाक 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 कह दे, और फिर उसका मन करे शादी करना है। जिसका पति प्राइम मिनिस्टर हो तलाक क्यों लेगी? हलाला करवाएगी, मतलब नियम है। मैं यही कह रहा हूँ, वो तलाक क्यों लेगी? नहीं, ये बयान मुझे आपत्ति है। इस बयान पर आपत्ति है रशीदी जी। बचपन में
हम लोग नमक लेके गेंगरुए में डालते थे, वो तड़पता था। बाद में हमने तौबा किया, किसी जीव पे ऐसा नमक नहीं डालना चाहिए। हाँ। अब हम गद्दारों पे डालते हैं नमक, पाप भी नहीं पड़ता है हमको, वो भी दिल मिलाने लगते हैं। मेरा ये कहना है, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जी कौन है? ये जस्टिस बीबी फातिमा जी है, ठीक है? देखिए इनकी बहुत रशीदी जी को दिखाइए। खालिदा जिया है, ये रशीदी जी को जस्टिस दिखाइए। बीबी फातिमा है, कैमरे पर ये खालिदा जिया है, हाँ ये मेघावती सुकर्णो पुत्री हैं, हाँ और ये शेख हसीना और ये बेनजीर भुट्टो, किसी ने भी हिजाब नहीं पहना हुआ है। केवल और केवल राजनीति जरूरी है, केवल ये जरूरी राजनीति है। करते अब हैं। रशीदी साहब आप कैसा बयान दे रहे हैं जिसका पति पीएम हो उसको तलाक देगी? सुनिए ना। ये कैसा बयान है? क्यों? ये कैसा बयान है? आपको मतलब मुझे एक ऐसा पत्नी लगता को है अच्छा सुख चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी का पति हो ये महिला तो तय बेवकूफ है करेगी, कोई औरत। ये महिला तय करेगी, ये महिला तय करेगी, आप थोड़ी तय करेंगे, क्यों नहीं ये महिला तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे। नहीं, मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, नहीं महिला तय करेगी, आप नहीं बताएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर बड़ी खबर बता दीजिए जरा, बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जरा बताइए। निकाह कर लेगा, फिर तीसरा एक निकाह सेकंड। कर लेगा। बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, नेताओं को नोटिस भेजने की बात कही गई है। नेताओं को नोटिस भेजने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन, बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि जिस तरह से धार्मिक बयानों की एक झड़ी लगी है, अब उन धार्मिक बयानों को, भड़काऊ बयानों के लिए नोटिस भेजेगी इलेक्शन कमीशन। नेताओं को इन बयानों को स्टडी किया जा रहा है। अब मैं इसी पर बात कर रही थी कि देखिए कैसे बयान धर्म को लेकर दिए जा रहे हैं। अब उन पर इलेक्शन कमीशन नोटिस देने की तैयारी में है। मैं एक बार जरा कुछ लोगों का सवाल लेना चाहती हूँ। मैम आप पूछिए। अब जो है इलेक्शन राम रहीम पर नहीं, प्रदूषण पर होना चाहिए, हाँ देश के मुद्दों पर होना चाहिए, हाँ विकास पर होना चाहिए। अब वो इसलिए बता रहे हैं कि प्रदूषण पर क्यों होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। वो ये कह रही है धर्म पर नहीं होना चाहिए, धर्म पर जो चुनाव हो रहा है या फिर जिस तरह के धार्मिक बयानों पर हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर नेताओं से कोई सवाल ना करे ना, इसलिए ये चीजें डाइवर्ट करने के लिए यूज हो रही है। हाँ, ये डाइवर्ट होने के लिए यूज हो रही है। तो जरा आदिल हसन साहब के पास जाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं, एमआईएम के प्रवक्ता है, नेता है। जरा आदिल हसन साहब बताइए, ये यहाँ बैठी जनता कह रही है कि कोई जवाबदेही ना हो नेताओं की, इसीलिए ये हिजाबी प्रधानमंत्री, धर्म वाला दाव नेता चल देते हैं। भाई क्या जरूरत थी हिजाबी प्रधानमंत्री बात कहने की? आप ये भी तो कह सकते थे मुसलमान महिला बनेगी, हालांकि बात भी धर्म की है। हाँ मैम, हम लोग तो मेयर थे नहीं, ना डिप्टी मेयर थे, ना मेयरशिप की चुनाव लड़ रहे हैं। एक जब इस देश में माइक्रो माइनॉरिटी सरदार मनमोहन सिंह साहब बन सकते हैं, उसके बाद प्रतिभा पाटिल मैडम बन सकती हैं, जाकिर हुसैन साहब बन सकते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब बन सकते हैं, AR अंतुले साहब बन सकते हैं, तो एक हिजाबी महिला भी बन सकती है, उसको भी हक है। आप कहिए ना एक महिला बन सकती है, आप कहिए मुसलमान महिला बन सकती है। मैम सुनिए, आप कहिए मुसलमान प्रधानमंत्री बन, आप ये भी तो कह सकते थे। आपकी हिजाब की तमन्ना क्यों है कि महिला कहीं पे भी बने पर हिजाब जरूर पहना रहे? मैम आपको एक बात बता दूं, हिजाब पहनी भी बन सकती है। जब सिंगापुर में देखिए, सिंगापुर में जब बन सकती है, दिखला दीजिए अपने लोगों को। जब आप सिंगापुर दिखा रहे हैं, मैं तो आपको पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो दिखा दूंगी, मैं आपको खालिदा जिया दिखा दूंगी, मैं आपको शेख हसीना दिखा दूंगी। सर जरूर ढक रहे, हिजाब तो नहीं पहन रही है। आप ऐसी कैसे बोल रहे हैं? आपको वही दिखती है जो आप देखना चाहते हैं। मैम सुनिए, हमने आवाम के बीच में एक बात रखी है। हम चाहते हैं कि हिजाब पहनी हुई बहन मुंबई की मेयर बने, हिजाब पहनी हुई प्रधानमंत्री बने। पार्टी का अध्यक्ष आप बोलो, पार्टी का अध्यक्ष अपनी हिजाब वाली को बनाइए। यहाँ पर अंबर जैदी कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आता ये मुसलमान लोगों को कौन सा चूरन बेचते हैं। अपनी पार्टी में किसी बुर्के वाली, हिजाब वाली को इन्होंने ना कोई प्रवक्ता बनाया, ना इन्होंने कहीं पे कोई टिकट दिया है, ना अध्यक्ष बनाते हैं, ना कहीं पे कोई पदाधिकारी आपको महिला नहीं मिलेगी। और ये पूरे देश को बेवकूफ बनाया हुआ है आप लोगों ने। ये कहीं और जाके भेजेगा। बहुत बढ़िया। मैडम बोलने दीजिए इनको, काउंटर अंबर जैदी का बोलने दीजिए। नहीं अंबर जैदी जी अंबर जैदी का जवाब देने दीजिए। बोलिए पार्टी में कब बनेगी? नहीं पार्टी में हिजाबी अध्यक्ष। मैम सुनिए, जब जानकारी नहीं है, सैयदा फलक भी हिजाब पहनती है और कराटे चैंपियन है, अनुराधा उपाध्याय है। अरे वो ये नहीं कह रहा है। सैयदा फलक आपकी पार्टी में आने से पहले बिना हिजाब के रहती थी, एथलीट थी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलती थी। आपकी पार्टी में आने के बाद उसको हिजाब पहनना पड़ा। ये आपकी पार्टी का है रुख, ये आपकी पार्टी। आप कह रहे हैं आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं।
जात के, बिना धार्मिक पहचान के, बिना कट्टरवाद के अंबर एक मिनट भाई आदिल हसन साहब सुनिए, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट आदिल साहब नहीं एक मिनट ये मत बताइए मुझे, नहीं आदिल साहब, ये धमकियां नहीं चलेंगी मुझे, ये धमकियां नहीं चलेंगी यहाँ पर, ये धमकियां किसी भी शो में नहीं चलेंगी। मुझे बड़ा क्लियरली ये बोलना है कि कोई भी व्यक्ति अगर धमकी देकर शो में आना चाहेगा तो ना हमें ऐसे मेहमान चाहिए और ना ही हम धमकी लेंगे। अब बड़ा क्लियर है, एक मिनट, ऐसे ही डराते हैं, ये बोल दी, अरे क्यों नहीं बोलेगी। अब देखिए, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऐसे भाषणों को नोटिस करेगा, उनके क्लिप्स देखेगा और उसके हिसाब से नोटिस जारी किया जाएगा। अब मैं जो बात ये कह रही थी, यहाँ पर हिजाबी प्रधानमंत्री की बात होने लगी है। महिला, मुसलमान महिला प्रधानमंत्री बने, कोई भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन क्या ये हिजाब वाली सोच जो है ये इस देश को पीछे ले जा रही है? मेरा सवाल ये। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि क्यों पर्दा प्रथा की तरफ स्त्री को वापस ले जाया जा रहा है। हाँ। क्यों नहीं उन्हें आजादी दी जा रही? हाँ। अपनी आंखों में शालीनता रखिए, स्त्री किसी भी रूप में आए, हाँ। उसके वो पूजनीय है, हाँ। उसको पूजा जाए, उसके कर्मों को पूजा जाए। हाँ। ये अब देखिए, ये जो दाव है, मैंने बार बार कहा, एक वीडियो जो है वो थोड़ी देर पहले नितेश राणे जो है बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने डाला। अब उन्होंने भी, क्या ये धर्म वाला दाव है? जरा प्रदीप जी आप भी देखिएगा, राजकुमार भाटी जी आप भी देखिएगा। उन्होंने वीडियो डाल दिया और उन्होंने कहा ये वोट जिहाद है जो कि महाराष्ट्र में हो रहा है। देखिए, लोगों को घर घर जाकर कहा जा रहा है बीजेपी को वोट नहीं करना। चलाइए जरा इसे। उठो 4 नंबर को वोट दो, अदालत बंद कराने के खिलाफ वोट दो, मस्जिद शहीद करने वालों के खिलाफ वोट दो। ये वक्त है आप लोगों का, वोट दो, वोट दो। वीडियो 4 नंबर को वोट दो, मस्जिद के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट दो, बीजेपी के खिलाफ वोट देने का वक्त आ गया है। उठो। सीधे बता देती हूँ, वीडियो में कहा जा रहा है कि मस्जिद के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ वोट दो, बीजेपी के खिलाफ वोट दो। अब ये वाली जो अपील है, मैंने फिर कहा, चुनाव में ये वाली अपील, इसकी क्या जगह है? जरा फैसला बताइए। ये वो कह रहे हैं वोट जिहाद है, क्या है वोट जिहाद? देखिए, ये कहा जाता है कि हमारी पार्टी को वोट दो, कांग्रेस वाला कहे मेरी पार्टी को वोट दो, शिवसेना वाला कहे मेरी पार्टी को वोट दो, वो ठीक है। बीजेपी को वोट नहीं दो। बीजेपी मस्जिद तोड़ने वाली पार्टी है या बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, ये कहना सरासर सांप्रदायिकता है। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं जिहाद एक पवित्र शब्द है, लेकिन आज जिहाद अपवित्र और आतंक का पर्याय ऐसे लोगों के कारण बना है जो कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, मस्जिद तोड़ने वाली पार्टी को मत दो। लाओ, जिहाद कह रहा है, लैंड जिहाद कहला रहा है, वोट जिहाद कहला रहा है। ये सांप्रदायिक विचारधारा के लोगों ने इस्लाम को भी बदनाम कर दिया और इस देश में सांप्रदायिक माहौल ला दिया। मैं भाटी जी की एक बात केवल 30 सेकंड के लिए, इन्होंने क्या है, लेफ्ट का कुछ लिटरेचर पढ़ लिया है, बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता खतरनाक होती है, यानी बहुसंख्यक सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि घर में 2 छोटे बच्चे हैं, वो मिलकर बड़े भाई को मारे और मां आकर ये समझाए तू बड़ा है, तू नहीं मारना, और छोटे मारते रहे और मार मार के पाकिस्तान बना ले, बांग्लादेश बना ले। बड़े को यही समझा दिया गया कि नहीं बेटा तू नहीं मारना। बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता घातक होती है, ये कहकर उनका अस्तित्व आप खत्म कर दोगे। तो इस बात को आपको समझना चाहिए और बड़े को भी अधिकार देना चाहिए कि छोटा बहुत बदमाशी कर रहा है, एक थप्पड़ लगा सके कम से कम। अच्छा, भाटी जी इतना राइट देना। नहीं, भाटी जी जवाब देंगे। भाटी जी वो कह रहे हैं कि ये गलत है, आपको लगता है गलत है या सही है? फैज खान साहब सांप्रदायिकता का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। फैज खान साहब कह रहे हैं बहुसंख्यक को भी सांप्रदायिक होने का हक होना चाहिए, अल्पसंख्यक किसी को नहीं। बहुसंख्यक भी, मैं बोल लूं? नहीं, वो बोल नहीं रहे, आप बोलिए ना प्लीज। नहीं, मैं तो आपके बीच में नहीं बोले। बोलिए। हालांकि आप गलत कोट कर रहे थे सर, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। बताइए मैंने तो नाम लेके कोटेशन बताई थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है। आप पता नहीं उस समय कहाँ थे, क्योंकि आप जैसे लोग सुनते तो है नहीं, घर से समाजवादी सॉफ्ट लेफ्टिस्ट ही होते हैं, बीच में और क्या नहीं। अच्छा, ठीक है, बीच में चिल्लाना नहीं। भाटी जी और प्रदीप जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैंने चिल्लाने विल्लाने की डिबेट अब बंद कर दिया, वरना मैं ऐसे लोगों को बोलने नहीं देता था डिबेट में। अच्छा, ठीक है, बीच में नहीं। चलिए बोलिए, आप बोलिए। आपको मैंने शांति से बोलने दिया। धमकी मत दीजिए। अच्छा, ठीक है, भाटी जी और प्रदीप आप दे रहे हैं, बीच में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं,
मैं तो शांति से अपनी बात कह रहा हूँ। बात रखिए, ना समाजवाद शब्द था, ना धर्मनिरपेक्षता ठीक शब्द है। था, इन लोगों ने लाया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष था ही नहीं। ठीक है, भाटी जी, फिर प्रदीप, भाटी जी बोलिए। ऐसे अनपढ़ और मूर्खों से हमें मुकाबला करना पड़ता है जिन्हें कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, लिखा था हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष और समाजवादी नहीं था, आगे था। अरे मैं अच्छा, बोलता हूँ बहन जी, मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा है। मैं लॉ स्कॉलर हूँ, मैंने संविधान का पेपर दिया है। हाँ, complete बोलने करिए। तो दो, कंप्लीट करिए। ठीक है, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद इस लाइन में नहीं था, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को, अगली लाइन क्या थी, और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय देने के लिए। और समाजवाद क्या, यही तो समाजवाद है, सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना। फिर उससे अगली लाइन क्या थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए। यही तो पंथ निरपेक्षता है कि हर नागरिक को उपासना की स्वतंत्रता होगी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। यही तो पंथ निरपेक्षता। लेकिन सुचरिता जी, एक मिनट सुनिए, जो इन्हें खुद तो समझ है नहीं, ये लोगों को भी मूर्ख बनाते हैं, नागरिकों को भी उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस देश के जो सबसे बड़े 3-4 विचारक, राजनीतिक विचारक, उनमें गिनती है। वो गॉडसे जैसे लोग नहीं है जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी और उसे आप पूछते हो। राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये देश के बड़े विचारक थे। लोहिया जी को पढ़िए तो आपकी समझ में आएगा। नहीं तो अब हो क्या रहा है? लोहिया जी ने कहा, बताइए ना, फिर मैं प्रदीप जी के पास सुनिए, जाऊं। हाँ। और ये कहना कि नहीं सांप्रदायिकता तो बहुसंख्यक को भी होनी चाहिए, कैसा देश हम बनाना चाहते हैं। बरेली में बच्चे जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, वहां जाके बजरंग दल के गुंडों ने बजरंग दल के गुंडों ने जाके मारपीट कर दी, केवल इस बात पे कि 2 मुस्लिम थे उनमें। ये इस तरह का देश बनाना चाहते हो? तो इसलिए लोहिया जी ने कहा था कि जो संख्या में कम है, अगर वो अपनी मीटिंग सभा करें और कहें भाई हमें अपने धर्म का प्रचार करना, तो एक चलता है। अरे पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक है, आपको पता ही नहीं है कुछ। अरे भारत में अल्पसंख्यक हिंदू थे, पता नहीं, कुछ पता तो है नहीं यार कहाँ से पढ़ के आते हो? अल्पसंख्यक मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया। पूरे देश में अल्पसंख्यक मुसलमान थे ना, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया ना। पूरे देश में अल्पसंख्यक मुसलमान थे ना, उन्होंने बांग्लादेश बना लिया ना। सच्चाई बोल रहा हूँ। ये कश्मीर अलग करवा लेंगे, ये क्या है? ये कश्मीर अलग करवा लेंगे, ये केरल अलग करवा लेंगे, ये असम अलग करवा लेंगे। हिंदुओं को मारते जाओ, बड़ा भाई कुछ नहीं बोलेगा। डिबेट डिरेल हो रही है, नहीं डिरेल होती है। मैं आप लोगों से सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, आपको सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। मुसलमान हो जाए सांप्रदायिक, डायरेक्ट एक्शन पे मना ले। फैज साहब रिक्वेस्टिंग प्लीज। अब मैं सवाल पे जा रही हूँ। हाँ। देखिए, मुस्लिम कौन है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और जो रोजे रखता है? दुर्भाग्य है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और रोजे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इस्लामिक देश में रही हूँ। एक बात और है, दुर्भाग्य है मुस्लिम का, उनको वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है। जिस दिन वो अपना अधिकार समझ जाएंगे तो न ये दिखाई देंगे रशीदी साहब, ना कोई और दिखाई। लो रशीदी जी, आपको पता काट दिया उन्होंने।